भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर ईरान की न्यूक्लियर साइट से निकलने वाली न्यूक्लियर रेडिएशंस के ऊपर क्या वार्निंग दी है, टर्की ने भारत के टूरिस्ट को लेकर क्या अपडेट दी है, ब्रिटेन ने भी अपने F-35 फाइटर जेट के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज की है। उसके बाद बांग्लादेश से भारत के लिए एक बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्योंकि सीज फायर अनाउंस करने के बाद भारत ने न सिर्फ अपना इवैक्यूएशन ऑपरेशन सिंधु को बंद कर दिया है, बल्कि भारत की सरकार की तरफ से इस पूरे मामले के ऊपर एक स्टेटमेंट भी सामने आई है। भारत सरकार की स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इतने दिनों से भारत इस पूरे मसले के ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा था। बाकी कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट के बीच में लगातार स्टेटमेंट्स इशू कर रही थी, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने सीज फायर अनाउंस करने के बाद एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें भारत ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में हो रही सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर भारत की नजर थी। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका ने जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर एक्शन लिया एंड उसके रिटेलिएशन में जो ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर एक्शन किया, भारत इन सबको नोट कर रहा था। रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भारत अभी भी चिंतित है, लेकिन अमेरिका और कतर के रोल प्ले करने के बाद ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल के लिए जो सीज फायर हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। भारत एक बार फिर से दोहराता है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी, इन दोनों चीजों का और कोई भी ऑल्टरनेटिव या विकल्प नहीं है। एट द एंड डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही काम बनेगा। भारत भी इसके लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टीज अब रीजन में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करेंगी। भारत के विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट पूरी तरह से न्यूट्रल है। ना ही हमने स्टेटमेंट में एग्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया, ना हमने अटैक वर्ड का इस्तेमाल किया, कंडेम्ड वर्ड का भी यूज नहीं किया, और ना ये बोला कि भारत किस देश के साथ खड़ा है और किसके विरोध में है। यानी ये पूरी तरह से न्यूट्रल स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट अपडेट यूनाइटेड नेशन से आ रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने ईरान के ऊपर अमेरिका के हमलों के ऊपर थोड़ी सी चिंता जताई है। न्यूक्लियर रेडिएशन के ऊपर भी कमेंट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका ने जब ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्बिंग्स की, तो उसके तुरंत बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई। अभी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और ये न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। एंड इसके लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जो कोई देश न्यूक्लियर एनर्जी का यूज सिविलियन पर्पस के लिए कर रहा है, वो न्यूक्लियर मटेरियल्स एक्वायर करने के बाद उनसे मिलिट्री पर्पस या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ना करे। इसके साथ ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने में मदद करते हैं, ताकि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो आसपास के रीजन में ना फैल जाएं। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करना और ये नजर रखना कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले, ये काम भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑफिशियल्स ही कर रहे थे। अब हुआ क्या कि अमेरिका ने जब ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया, B-2 बॉम्बर से बॉम्बिंग्स की, तो उसके तुरंत बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक मीटिंग बुलाई थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के टोटल 35 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 13 डेजिग्नेटेड मेंबर्स होते हैं और 22 इलेक्टेड कंट्रीज शामिल होती हैं। अभी जो सभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, यहाँ पर 35 कंट्रीज के बीच भारत ने अपनी स्टेटमेंट को न्यूट्रल बिल्कुल नहीं रखा। एंड ईरान के बिल्कुल पास में सिचुएटेड होने के नाते भारत ने अपने कंसर्न्स यूनाइटेड नेशंस और बाकी कंट्रीज के सामने रखे। मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव शंभू एस कुमारन सर। मीटिंग में भारत ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करना हमारी हाई प्रायोरिटी होना चाहिए। न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमलों का आम पब्लिक की हेल्थ और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, हमें इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस और क्या परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज सेफ और सिक्योर हों। इसलिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमलों को लेकर भारत काफी चिंतित है। इसके साथ ही भारत ने ये मांग करते हुए कहा कि इन हमलों के बाद अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑफिशियल्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर नजर बनाएं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ये अपडेट देते रहें कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कितने लेवल का डैमेज पहुंचा है और इस हमले के बाद न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर रेडिएशन का क्या लेवल चल रहा है। ये दोनों अपडेट्स सभी बोर्ड ऑफ कंट्रीज को रेगुलर इंटरवल के ऊपर मिलनी चाहिए। इसके साथ ही भारत ने कहा कि सभी पार्टीज यानी कि इजराइल, ईरान और अमेरिका ये अब अधिकतम संयम बरतें और सिचुएशन को और एस्केलेट ना करें, जिससे न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर खतरा आ जाए। रीजन में मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सेफगार्ड करने के लिए जो भी एफर्ट्स और प्रयास किए जाएंगे, भारत उनमें योगदान देने के लिए भी तैयार है, ये कहना है भारत का। यानी दबे शब्दों में यहाँ पर भारत ने अमेरिका और ईरान के हमलों के ऊपर अपनी चिंता जताई है, क्योंकि ईरान के बगल में भारत है। न्यूक्लियर रेडिएशन का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खतरा भारत को ही है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो बनती थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटिश नेवी के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर।
आज इस F-35 को भारत में 11 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और ब्रिटेन या फिर लॉकहीड मार्टिन इस अपने F-35 फाइटर जेट को अभी तक रिपेयर नहीं कर पाए हैं। 14 जून को इस F-35 ने भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की थी और आज 25 जून हो गई है। इस इंसिडेंट की वजह से अब F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर भी काफी सवाल उठने लग गए हैं। अब आज क्या हुआ कि अभी कुछ ही घंटे पहले भारत में ब्रिटेन की एम्बेसी ने अपने F-35 फाइटर जेट को लेकर एक स्टेटमेंट रिलीज की है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा है कि हम अपने F-35 को जल्द से जल्द रिपेयर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और भारत की अथॉरिटीज को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद करते हैं। ब्रिटेन ने ब्रिटिश इंजीनियर्स और डिफेंस इक्विपमेंट की स्पेशलिस्ट टीम को भारत लाने का फैसला किया है। अब जो ब्रिटिश नेवी एंड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉयड टीम थी उनसे इस F-35 को रेस्क्यू नहीं किया गया है, जिसके बाद अब एक स्पेशलिस्ट टीम ब्रिटेन से मंगाई जा रही है और रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन अपने इस F-35 फाइटर जेट को हैंगर में ट्रांसफर करने के लिए भी मान गया है। लेकिन यूके की जब टीम भारत आकर F-35 का निरीक्षण करेगी उसके बाद इस एयरक्राफ्ट को हैंगर में मूव करने के ऊपर फैसला होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। साल 2019 में भारत पाकिस्तान क्लैशेस के दौरान इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान की टेरिटरी में वहां पर लैंड हुए थे, उनको वहां पर अरेस्ट किया था पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर मेजर मोइस अब्बास शाह ने। इसी ने विंग कमांडर अभिनंदन को अरेस्ट किया था और कस्टडी में लेने के बाद ये पाकिस्तान के अंदर काफी पॉपुलर हो गया था और ये भी टी यानी कि चाय को लेकर भारत का मजाक बनाया करता था। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल पाकिस्तान के वजीरिस्तान एरिया में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने इसी मेजर मोइस अब्बास शाह को जन्नत की सैर के ऊपर पहुंचा दिया है, यानी इसकी हत्या कर दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। पाकिस्तान की सेना को सपोर्ट करने के लिए भारत में टर्की को बॉयकॉट करने का कैंपेन स्टार्ट हुआ था एंड अब जो टर्की की गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया है उसको देखकर लग रहा है कि अब इसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। टर्की के टूरिज्म डिपार्टमैंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने भारत के टूरिस्ट में 24% का डाउनफॉल देखने को मिला है। साल 2024 के मई महीने में भारत के 41,554 लोग टर्की घूमने गए थे, लेकिन इस साल मई 2025 महीने में केवल 31,658 लोग ही टर्की घूमने गए हैं, यानी कि लगभग 10,000 लोगों की कमी आई है। मई महीने के स्टार्टिंग के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसलिए मई महीने में डाउनफॉल देखने को मिला है। टर्की के टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक कोविड-19 के बाद भारत से आने वाले टूरिस्टों में इतना बड़ा डाउनफॉल पहली बार देखने को मिला है। वैसे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 24% काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इतने बड़े बॉयकॉट कैंपेन के बावजूद मई महीने में 31,600 इंडियंस टर्की घूमने गए थे। 31,600 वो भी एक ही महीने में। ये वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर है। आई होप कि ये नंबर और भी कम हो एंड हमारे लोग टर्की को बिल्कुल भी बिजनेस ना दें। जून मंथ तो खैर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगले महीने जब ये डेटा सामने आएगा वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश के मसले से रिलेटेड। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश का जो जमात इस्लामी संगठन है वो हमेशा से प्रो पाकिस्तान रहा है। 1971 के युद्ध में भी जमात इस्लामी के लोग पाकिस्तान आर्मी का साथ दे रहे थे और पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ रहे थे। अभी जो जमात इस्लामी है ये पूरी तरह से कट्टर संगठन है जो बांग्लादेश के अंदर शरिया कानून लागू करने की मांग करता है और इनके लोग माइनॉरिटीज और खासकर हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर हमले करते हैं, मंदिरों में जाकर तोड़फोड़ करते हैं और हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हैं। अब ये पूरी तरह से एंटी इंडिया संगठन है जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के बिल्कुल घोर विरोधी हैं। आज से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब भी बांग्लादेश की विजिट्स के ऊपर गए थे तो इन्होंने वहां पर ह्यूज प्रोटेस्ट किए थे जिनमें कई लोगों की जान भी गई थी। साल 2013 में बांग्लादेश की कोर्ट्स ने जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने के ऊपर बैन लगा दिया था और बांग्लादेश की कोर्ट्स ने उस समय कहा था कि ये संगठन इतना कट्टर हो गया है कि इनकी विचारधारा बांग्लादेश के डेमोक्रेटिक और सेकुलर वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है। इनकी आइडियोलॉजी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी इनसे काफी नीचे है और उसके ऊपर इनकी खुद की आइडियोलॉजी है, यानी शरिया कानून इनके लिए सबसे ऊपर है। इसलिए इनके इलेक्शन लड़ने के ऊपर साल 2013 में बैन लगा दिया गया था। उसके बाद भी इनको बांग्लादेश में पॉलिटिकल एक्टिविटीज, रैलीज, प्रोटेस्ट वगैरह की परमिशन थी, लेकिन पिछले साल वायलेंट प्रोटेस्ट के कारण इनके ऊपर फुल बैन लगा दिया गया था। लेकिन एक बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रीइंस्टेट कर दिया है। अब जमात इस्लामी के लोग बांग्लादेश के अंदर चुनाव लड़कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे और सरकार में मिनिस्टर्स बनने से लेकर बांग्लादेश की सरकार का हर छोटा बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला करेंगे। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स सबकी विचारधारा अचानक से पलट गई है। सबने यू टर्न मार लिया है और अपने फैसलों को बदल रहे हैं। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।